नमस्कार। अपकमिंग एचपीआरसी के टीजीटी एग्जाम, जेबीटी एग्जाम और बाकी के भी जो एग्जाम है उनके लिए हमने एक अलग से नई सीरीज चलाई है जिसको अभ्यास एचपीआरसी करके जो है वो नाम दिया है। इस सीरीज में उन सभी क्वेश्चन को जो है डिस्कस किया जाता है जो कि एचपीआरसी के द्वारा जो है वो ऑफिशियली सिलेबस में मेंशन किए गए हैं और हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस किया जाता है ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। देखिए, ये जो एचपीआरसी का टीजीटी का एग्जाम होगा, ये जो एचपीआरसी का जेबीटी का एग्जाम होगा, ये पहले अपनी तरह के एग्जाम होंगे जो कि एचपीआरसी नए मेथड से लेगा। तो इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आने वाले एग्जाम्स में आपको हेल्प मिल सके। वैसा ही हम टेस्ट सीरीज में भी करते हैं, हर एक क्वेश्चन को वहां पर भी डिटेल से डिस्कस करते हैं ताकि आपको वहां पर भी हेल्प मिल सके। अब बातें आपको समझनी होंगी कि ये पैटर्न सबके लिए एक नया पैटर्न है और इस पैटर्न को फॉलो करना ज़रूरी है। हम सिलेबस को फॉलो कर सकते हैं और अगर सिलेबस को हमने अच्छे से फॉलो किया और डिटेल से फॉलो किया तो ऑब्वियसली पेपर में भी जो है वो अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा। अभी क्वेश्चन नंबर 1 से डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। बोलते हैं हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन GSTIN, इनके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो बोलते हैं ये जो GST नंबर होता है, एक तरह से सिंपल बात बोलूँ तो GST नंबर जो होता है उसमें कितने डिजिट जो है वो होते हैं। तो GST इनके गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर जो होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट जो है वो 15 होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। देखिए, टोटल नंबर ऑफ डिजिट उसमें 15 होते हैं। GST आपने बहुत बार देखा होगा कि दुकानों के बाहर भी कई बार GST नंबर लिखा होता है। आप कहीं पर भी सामान खरीदते हैं तो कई बार उन बिल्स के ऊपर भी जो है वो GST नंबर मेंशन किया गया होता है। एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है, अगर हम ऐसे ही नंबर में बात कर रहे हैं तो एक और भी क्वेश्चन हमने ऐसे मिलते जुलता जो था वो पढ़ा था, वो बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड था। वो क्वेश्चन हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि ये जो बैंक में आप IFSC देखते हैं यानी कि इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड देखते हैं, इसमें कितने करैक्टर होते हैं। तो उसमें जो है वो IFSC में 11 करैक्टर जो है वो टोटल होते हैं। उसमें 11 करैक्टर होते हैं, GST में 15 जो है वो होते हैं। तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे यहाँ से सिंपल। अगर GST की बात हो ही रही है तो अभी GST में कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। पहले देखिए GST की स्लैब्स होती थी, 4 तरह की स्लैब्स होती थी। पहले 5% स्लैब होती थी, 12% होती थी, 18% होती थी और 28% होती थी। उसके हिसाब से प्रोडक्ट के हिसाब से जो है ये स्लैब्स जो था वो वहाँ पर फॉलो की जाती थी, परंतु अभी इन स्लैब्स को चेंज कर दिया गया है। और जो न्यू GST की स्लैब्स बनाई गई हैं वो कौन कौन सी बनाई गई हैं, अभी जो है वो 5% और 18% GST स्लैब्स जो है वो 2 स्लैब्स जो है वो बनाई गई है। अब 5% GST लगेगा या तो 18% GST लगेगा। और ये जो है वो इम्प्लीमेंटेशन कब से जो है वो अस्तित्व में आने वाली है, तो 22 सितंबर से ये अस्तित्व में आ जाएगी। ये सारे क्वेश्चन हम करंट अफेयर में भी पढ़ेंगे ऐसे GST के, वहाँ पर ज़्यादा डिटेल से जो है वो इन चीज़ों को कवर किया जाएगा। और इतना सा आप यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लूनर एक्लिप्स आर देयर। आपने कल देखा होगा कि चंद्रग्रहण था, तो चंद्रग्रहण बोलते हैं कितने प्रकार के जो है वो होते हैं। अगर हम टोटल नंबर ऑफ लूनर एक्लिप्स की बात करते हैं कि कितने प्रकार के चंद्रग्रहण होते हैं, तो 3 प्रकार के चंद्रग्रहण जो है वो होते हैं। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। पहले पता होना चाहिए कि जो लूनर एक्लिप्स है ये होता कब है। ठीक है, लूनर एक्लिप्स होता कब है ये पता होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तो अच्छे से समझ आएगा। लूनर एक्लिप्स तब होता है जब पृथ्वी यानी कि अर्थ जो है वो सन और मून के बीच में ऐसे आ जाती है। जब ऐसे आ जाती है तो लूनर एक्लिप्स जो है वो बनता है। और 3 तरह का लूनर एक्लिप्स जो है वो बनता है। अभी 3 तरह का लूनर एक्लिप्स कौन कौन सा होता है, देखिए, एक होता है टोटल लूनर एक्लिप्स यानी कि पूरी तरह से वो चंद्रग्रहण जो है वो होगा। इसमें ऐसा होता है कि जो अर्थ की शेडो होती है वो कंप्लीटली जो है वो कवर कर लेती है मून को। इसमें ऐसा होता है द मून लुक्स रेड और कॉपर कलर्ड बिकॉज अर्थ एटमोस्फेयर बेंड्स सनलाइट। ठीक है, मून जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देगा या तो कॉपर कलर का वो दिखाई देगा क्योंकि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर होता है वो सनलाइट को बेंड कर देता है। इसको जो है वो ब्लड मून भी जो है वो बोलते हैं। और एक पार्शियल लूनर एक्लिप्स होता है, इसमें क्या होता है ओनली पार्ट ऑफ द मून एंटर्स अर्थ डार्क शेडो। ठीक है, और इसमें यानी कि कुछ एक पार्ट ही जो है वो मून का एंटर होता है अर्थ शेडो में। और मून लुक्स लाइक अ बाइट, एक बाइट की तरह ये होगा। या फिर बोलते हैं हैज़ बीन टेकन आउट ऑफ इट, मतलब इसमें चीज़ें जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो अलाइन नहीं होती जैसे पूरे मून में होती है, जैसे फुल मून में जो है वो होती है, ब्लड मून जिसको आप बोलते हैं। आगे बोलते हैं एक होता है पेन्यूमरल लूनर एक्लिप्स। इसमें क्या होता है द मून पासिस थ्रू द लाइटर शैडो ऑफ द अर्थ, जिसको जो है वो पेन्यूमरल शैडो भी बोला जाता है। बोलते हैं मून
जस्ट लुक्स अ लिटिल डिम और फेंट। इसमें मून जो है वो या तो फिर डिम जैसा दिखाई देगा या फेंटेड जैसा थोड़ा सा जो है वो दिखाई देगा। और बोलते हैं दिस इज हार्डेस्ट टू नोटिस विद इन नेक्ड आइज। इसको जो है वो नंगी आंखों से नोटिस करना जो है वो बड़ा ही जो है वो डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से 3 तरह का जो है लूनर एक्लिप्स होता है। लूनर एक्लिप्स कैसे होता है वो भी पता चल गया। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं हाउ मेनी फॉर्मर प्रेसिडेंट हैव बीन ऑनर्ड विद भारत रत्न। तो बोलते हैं कि भारत रत्न से जो है वो कितने हमारे प्रेसिडेंट्स ऐसे रह चुके हैं जिनको जो है वो सम्मानित जो है वो किया जा चुका है। भारत रत्न से जो है वो अभी तक टोटल जो है वो 6 प्रेसिडेंट को जो है वो सम्मानित जो है वो किया जा चुका है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। इंडिया के ये 6 कौन कौन से प्रेसिडेंट रहे हैं जिनको अभी तक सम्मानित किया जा चुका है। तो भारत रत्न से जो है वो प्रेसिडेंट जिनको अवार्ड मिला है, एक तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते हैं 1954 में, एक राजेंद्र प्रसाद राव जो है वो आते हैं 1962 में, एक जाकिर हुसैन आते हैं 1963 में, वी गिरी आते हैं ये जो है वो 1975 में, और APJ अब्दुल कलाम आते हैं 1997 में, और लेटेस्ट वन प्रणब मुखर्जी को दिया गया था 2019 में जो है वो इनको दिया गया था। ये प्रणब मुखर्जी का जरूर आपने ध्यान रखना है, इनको कब दिया गया था 2019 में जो है वो इनको दिया गया था। अगर हम लेटेस्ट बात करते हैं कि लेटेस्ट जो है वो किस पर्सनैलिटी को, किसी भी यानी कि ओवरऑल जो है वो किसको जो है ये मिला है अभी और कब मिला है। अगर हम लेटेस्ट बात करते हैं कि लेटेस्ट जो है वो भारत रत्न अवार्ड कब और किसको दिया गया है, तो लेटेस्ट 2024 में जो है ये अवार्ड दिया गया था। 2024 में ये अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था, एक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया था। कर्पूरी ठाकुर जो है वो बिहार के हैं। लाल कृष्ण आडवाणी जी को दिया गया है, दिल्ली के हैं। PV नरसिम्हा राव को दिया गया है। PV नरसिम्हा राव जो है वो ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1991 से 1996 तक। 9th ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो था वो थे, तेलंगाना से है। एक चरण सिंह को जो है वो दिया गया है, उत्तर प्रदेश के हैं। ये पॉलिटिशियंस थे और ये जो है वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, 5th प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 1979 टू 1980। और एक जो है वो MS स्वामीनाथन को दिया गया है, ये तमिलनाडु के हैं और इन्होंने जो है ग्रीन रेवोल्यूशन में जो है वो इनका योगदान रहा था, हरित क्रांति जिसको बोलते हैं। तो ये भारत रत्न 2024 में जो था वो अनाउंस किए गए थे। ये भारत रत्न टोटल 5 पर्सनैलिटीज़ को 2024 में जो था वो दिए गए थे। अच्छा, सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड जो है वो किसको दिया गया था? देखिए, सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड जो है 3 लोगों को दिया गया था, जिसमें C राजगोपालाचारी आते थे, जिसमें सर्वपल्ली राधाकृष्णन आते थे और CV रमन जिसमें आते थे। ये 1954 में सबसे पहला भारत रत्न अवार्ड जो है वो दिया गया था। तो ये भी ध्यान रखना है, सबसे पहला किसको दिया गया, लेटेस्ट वन किसको दिया गया, और टोटल नंबर ऑफ प्रेसिडेंट कितने हैं इंडिया के जिनको ये अवार्ड जो है वो ऑनर जो है वो मिल चुका है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चूज द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगर आपने हिस्ट्री को पढ़ा है तो इस तरह के क्वेश्चन अब डिपेंड करता है कि ये 1 लाइनर क्वेश्चन बनाकर MCQ बनाकर पूछते हैं या ऐसे पूछ लेते हैं। बोलते हैं डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक की डेथ कब हुई थी, पासिंग ऑफ रोलेट एक्ट बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल की शाही विधान परिषद के द्वारा रोलेट एक्ट अधिनियम कब पारित किया गया था, और बोलते हैं जलियांवाला बाग मास्कर कब हुआ था, ये जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ था, हत्याकांड हुआ था, ये कब हुआ था, और बोलते हैं लॉन्च ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट की, एनी बेसेंट के द्वारा जो है वो होम रूल लीग को जो है वो कब लॉन्च किया गया था। तो इसमें भी हम हर एक चीज़ को माइन्यूटली जो है वो देखेंगे। इसमें सबसे पहले से ही हम स्टार्ट करेंगे देखना कि कब वो इवेंट जो है वो हुआ था। सबसे पहले बोलते हैं डेथ ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु जो था वो कब हुई थी? देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी जो था वो 1 अगस्त 1920 को 1 अगस्त 1920 को जो था इनकी मृत्यु हुई थी। रॉलेट एक्ट कब पास किया गया था? रॉलेट एक्ट को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा जो था वो 1919 मार्च महीने में 17 मार्च 1919 में जो था वो इसको पास किया गया था। अब कंफ्यूजन कहाँ हुआ होगा? कंफ्यूजन हुआ होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट में लेकर। जो यहाँ पर देखिए, ये जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ये भी जो है वो 1919 में ही हुआ है, परंतु ये हुआ था अप्रैल के महीने में जाकर, बैसाखी थी 13 अप्रैल को हुआ था ये 1919 में। तो पहले कौन सा हुआ? पहले रॉलेट एक्ट पास हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर बोलते हैं लॉन्च ऑफ द होम रूल लीग मूवमेंट। तो ये जो एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट की गई थी ये 1916 में स्टार्ट की गई थी। 1916 में स्टार्ट की गई थी और इसको जो है वो एनी बेसेंट के द्वारा जो था वो 1916 में स्टार्ट किया गया था। कौन से महीने में? सितंबर के महीने में जो है वो इसको लॉन्च किया गया। तो सबसे पहले आ गया आपके पास एनी बेसेंट के द्वारा लॉन्च की गई मूवमेंट, ये सबसे पहले आएगा। फिर उसके बाद आपके पास जो दूसरे नंबर वाला ऑप्शन था आपके पास जो रॉलेट एक्ट पास हुआ था वो आ जाएगा। फिर तीसरे नंबर वाला जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा और फिर पहले नंबर पर बाल गंगाधर तिलक जी की मृत्यु 1920 में जो था वो हुई थी। चौथा, दूसरा, तीसरा, पहला, इस तरह से ये पैटर्न जो है वो सही इसका हो जाएगा। अब यहाँ से ना कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आपका क्वेश्चन सही होगा हमेशा ही, क्योंकि मैंने हर एक चीज़ आपको
डिटेल से बताई, यहाँ पर लिखी भी गई है। रॉलेट एक्ट 17 मार्च 1919 को, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग मूवमेंट स्टार्ट किया 1916 में, परंतु सितंबर महीने में स्टार्ट किया गया था। बाल गंगाधर तिलक जो है वो 1 अगस्त 1920 में जो था वो इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, इतना हमने यहाँ से नोट कर लिया। अगला क्वेश्चन जो है वो देखेंगे हमारे पास क्या पूछा गया। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ तमिल लिटरेचर इज नोन एज, तो तमिल साहित्य का जो प्रारंभिक अवधि थी उसे किस नाम से जाना जाता था। देखिए, जो अर्लीस्ट जो टाइम पीरियड था, जो अर्लीस्ट जो है वो पीरियड था तमिल लिटरेचर का, उसको जो है संगम लिटरेचर बोलते थे। ऑप्शन ए जो है वो इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा, संगम लिटरेचर इसको बोलते थे। और अगर हम बात करते हैं बाकी के फैक्ट की भी, देखिए संगम एज जो थी ना, संगम एज जो था वो ये जो है ना, ये भारतीय प्रायद्वीप का दक्षिण छोर जो है, जो कृष्णा नदी के दक्षिण में पड़ता है, वहां पर 3 राज्यों में जो था वो विभक्त था। इसमें चोल राज्य, चेर राज्य और पांड्य राज्य जो था वो मुख्य रूप से आते थे। अशोक का जो दूसरे नंबर का शिलालेख है उसमें चोल, पांड्य और केरल पुत्र एवं सतीय पुत्र का उल्लेख भी जो है वो किया गया है। अगर संगम शब्द की हम एग्जैक्टली बात करते हैं तो इसका अर्थ है संघ, यानी कि परिषद उसको बोलते हैं, गोष्ठी भी आप उसको बोल देते हैं, कवियों का सम्मेलन बोल सकते हैं आप इसको। और इन परिषदों का संगठन जो है वो पांड्य राजाओं के संरक्षण में जो था वो हुआ था। अब 3 तरह के जो है वो संगम हुए। पहला संगम जो है वो अगस्त्य ऋषि ने इसकी अध्यक्षता जो था वो की थी। दूसरा संगम हुआ था, इसकी अध्यक्षता जो था वो तोलकापियर के द्वारा की गई थी। और तीसरा संगम हुआ, उसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो नकीर के द्वारा की गई थी। ठीक है, नकीर के द्वारा जो था वो तीसरे नंबर के संगम की अध्यक्षता की गई थी और दूसरे नंबर के जो था की गई थी तोलकापियर के द्वारा। ठीक है जी, ये आपने जो है वो ध्यान रखना है, ये आपको पता चल गया। इतना ही हम संगम पीरियड के बारे में, तमिल लिटरेचर के बारे में जो है वो यहाँ से ध्यान रखेंगे। चलो, इतना इनफ है याद रखने के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलेंगे, परंतु अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करें उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं अपकमिंग टीजीटी के एग्जाम के लिए, जेबीटी के एग्जाम के लिए, और आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर, देखो मैं बार बार कहता हूँ कि अगर आप सीरियस हैं तैयारी को लेकर, क्योंकि आपका सीरियस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में दिया गया है। देखिए, 2 तरह की पढ़ाई होती है। एक पढ़ाई है कि आप जो है वो सीरियस हैं तैयारी को लेकर और आप हर एक एफर्ट जो है वो कर रहे हैं। दूसरा है कि आप कमियां निकाल रहे हैं। तो कमियां निकाल कर आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको जो है वो सीखना है, तो उसके लिए आपको चीज़ों को स्वीकार करना होगा और सीखना होगा, तो उसके लिए जो है वो आपके अंदर कैपेसिटी भी होनी चाहिए। अगर आप उस कैपेसिटी को रखते हैं, आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है, तो ये टेस्ट सीरीज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो करने वाली है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जो है वो दिया गया है। स्लॉट 1 और स्लॉट 2 हमारे ऑलरेडी फुल हैं टेस्ट सीट्स के। स्लॉट 3 में आप टाइमली जो है खुद को रजिस्टर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल रिमूव्ड द रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल वेलफेयर इन द स्टेट ऑफ बिहार। तो बोलते हैं किस संवैधानिक संशोधन विधेयक ने जो है बिहार राज्य में जनजातीय कल्याण के लिए एक अलग मंत्रालय के गठन की आवश्यकता को हटा दिया था। अब देखिए, पूरी बात समझते हैं और उस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बारे में भी जानते हैं। देखो, कुछ ऐसे स्टेट है ना जहां पर ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर भी जो है वो होते हैं, और उनको जो अपॉइंट किया जाता है वो गवर्नर अपॉइंट करता है, वही जैसे बाकी मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। तो ये स्टेट जहां पर ये ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं वो छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। इन स्टेट्स में जो है ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर होते हैं, परंतु बिहार को यहाँ से जो है वो हटा दिया गया है। बिहार को यहाँ से जो हटाया गया है वो 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो हटाया गया है। ये आपने ध्यान रखना है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से जो है वो बिहार को हटाया गया है। ये जो 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, ये 2006 का जो है वो एक्ट है, 2006 का ये एक्ट है। बिहार को हटाने के पीछे का रीज़न ये था कि वहाँ पर जो है वो कोई भी शेड्यूल्ड एरिया नहीं था, और वहाँ पर जो शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन थी वो बहुत ही कम थी। ठीक है, तो ये एक कुछ रीज़न जो था वो रहे थे। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो हैं वो आपको बताई हैं। एक बार फिर से मैं उनके बारे में आपको रिवाइज करवा देता हूँ। हमारे पास 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जहां से राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट जो था वो हुआ करता था, फिर इसको यहाँ से जो था वो राइट टू प्रॉपर्टी को जो था वो हटा दिया गया, लीगल राइट इसको बना दिया गया। हमारे पास 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जिसमें राइट टू एजुकेशन जो है वो आता है। हमारे पास 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आती है, जहाँ पर
इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन देने की बात जो है वो की गई है। तो ये मुख्य रूप से हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। बाकी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वो पंचायती राज वाली अलग से है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो अलग से है, जिसमें म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमीशन की जो है वो बात की गई है, एमसी की बात की गई है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। बाकी अगले क्वेश्चन की ओर जो है वो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर कनेक्ट। तो बोलते हैं कि जो 3 बीघा कॉरिडोर है ये किसको जो है वो आपस में जोड़ता है। अब देखिए 3 बीघा कॉरिडोर भी एक इंपॉर्टेंट कॉरिडोर है। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि 3 बीघा डिस्प्यूट जो है वो किसके बीच में है। अब फिलहाल कॉरिडोर की बात की जा रही है। कॉरिडोर पूछा गया तब भी आंसर सेम ही रहेगा, अगर पूछा गया आपसे डिस्प्यूट तब भी सेम ही है। तो ये बांग्लादेश और इंडिया के बीच का जो है वो, बांग्लादेश इंडिया के बीच का है। क्या है ये 3 बीघा कॉरिडोर? 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो कि बिलोंग करती है इंडिया को, और इंडिया के वेस्ट बंगाल में जो है वो आती है। बाकी डिस्प्यूट जब बोला गया तो बांग्लादेश के बॉर्डर के साथ ये लगती है, और बांग्लादेश के साथ जो है वो डिस्प्यूट इसका चला हुआ है। इन सितंबर 2011 की बात है। बोलते हैं इसको जो है वो लीज पर दे दिया गया था बांग्लादेश को, इसलिए जो है वो ये जो बांग्लादेश कंट्री है ये जो है वो अपने वहाँ से जो है वो ये जो दहाग्रम एक अंगार पोता कर जो है वो एनक्लेव है, इसको जो है वो इजीली अपने मेनलैंड से जो है वो एक्सेस कर सकती है। तो ये 3 बीघा कॉरिडोर जो है वो है। हम ऐसी बात करते हैं जो हमारे पास जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसे लाइंस आती हैं, इम्पोर्टेंट बाउंड्रीज आती हैं अलग अलग कंट्रीज़ के बीच में, उनके बारे में जो है वो हम बात करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो है मैकमोहन कर जो है वो एक लाइन आती है। मैकमोहन लाइन जो हमारे पास आती है ये आती है इंडिया और चाइना के बीच में। मैकमोहन इंडिया और चाइना के बीच में है। वैसे ही जो है वो हमारे पास रेड क्लिफ लाइन आती है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो है वो आती है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास डुरंड लाइन आती है। डुरंड लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में आती है, परंतु जब इसको बनाया गया था, जब ये डुरंड लाइन जो है वो बनाई गई थी, तब ये बनाई गई थी इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में। फिर इंडिया जो है वो डिवाइड हो जाता है और पाकिस्तान बन जाता है। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर जो है वो डुरंड लाइन के नाम से जाना जाता है। बाकी 38th पैरेलल कर जो है वो एक लाइन आती है, ये साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में आती है। 49th पैरेलल कर भी एक लाइन आती है, ये आती है कनाडा और यूएसए के बीच में जो है वो आती है। ठीक है, तो इस तरह से पोलैंड और जर्मनी के बीच में भी बॉर्डर बनता है, उसको जो है वो हिंडनबर्ग लाइन जो है वो बोला जाता है। तो हिंडनबर्ग लाइन पोलैंड और जर्मनी के बीच में आती है। इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना हमने जो है वो पढ़ लिया, बाकी की इंपॉर्टेंट वन जो है वो हमने पढ़ ही ली। ठीक, तो इतना सा यहाँ से जो है वो एनफ है याद रखने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर बाय यूजिंग दी कोड गिवन बिलो। यहाँ पर नीचे कोड भी दिए गए हैं आपको। लिस्ट 1 में नेशनल पार्क दिए गए हैं, लिस्ट 2 में स्टेट्स दिए गए हैं। उन नेशनल पार्क्स को उनके स्टेट्स के साथ जो है वो आपको प्रॉपरली जो है वो मैच करना है। अब यहाँ पर जो है वो सबसे पहले हमारे पास दिया गया है सिम्पली फॉल नेशनल पार्क। ये जो सिम्पली फॉल नेशनल पार्क है ये कहाँ पर आता है? फिर इंद्रावती दिया गया है, फिर कान्हा दिया गया है, फिर बांदीपुर दिया गया है। सारे ही आसान है, इनकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। कई बार क्वेश्चन में जो है मैप बेस्ड क्वेश्चन भी इनके ऊपर जो है वो बन जाता है। अगर हम बात करते हैं सिम्पली फॉल की, तो सिम्पली फॉल जो है वो उड़ीसा में जो है वो आता है। तो उड़ीसा, ये सिम्पली फॉल जो है वो उड़ीसा में आता है। ये चौथे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा, ए चौथे के साथ मैच हो जाएगा। बी में जो है वो इंद्रावती नेशनल पार्क जो है वो दिया गया है। अगर हम बात करते हैं कि इंद्रावती नेशनल पार्क जो है ये कहाँ पर जो है वो आता है, इंद्रावती जो है वो छत्तीसगढ़ में जो है वो आता है। तो बी जो है वो आपका तीसरे के साथ जो है वो मैच हो जाएगा, बी तीसरे के साथ हो जाएगा। सी में जो है वो कान्हा दिया गया है। कान्हा जो नेशनल पार्क जो है वो आता है वो कहाँ पर आता है? ये जो है वो मध्य प्रदेश में जो है वो इसकी लोकेशन जो है वो आती है। तो कान्हा जो है वो मध्य प्रदेश में आता है, यानी कि सी का जो है वो दूसरा जो है वो हो जाएगा, ये दूसरे के साथ हो जाएगा। फिर बांदीपुर जो है वो दिया गया है, ये डी नंबर पर बांदीपुर दिया गया है। बांदीपुर कर्नाटक के साथ जो है वो मैच हो जाएगा, ये पहले के साथ जो है वो मैच हो जाएगा। तो इस तरह से चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला कोड जो है वो सही आंसर हो जाएगा। चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है। हम बात करते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की जो कि हमारे यहाँ पर जो है वो आते हैं। अगर हम बात करें ऐसे ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की जो हमारे पास आते हैं, तो हमारे पास इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क में सबसे पहले इंडिया का सबसे पहला नेशनल पार्क आ जाता है, जिसको हेली नेशनल पार्क बोलते हैं और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भी बोलते हैं। 1936 में जो था ये बना था, ये आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा जो है वो आपने ध्यान रखना है कि
खजरंगा नेशनल पार्क है वो असम में आता है, वो एक सींग वाले गैंडों के लिए जाना जाता है। नामधापा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में आता है, और गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क जो है वो गुजरात में आता है। दाछीगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में जो है वो आता है, और उसी तरह पंचमढ़ी नेशनल पार्क की सेंचुरी जो है ये मध्य प्रदेश में आती है। गांधी सागर सेंचुरी नेशनल पार्क ये जो है मध्य प्रदेश में आता है, और उसी तरह जो है वो कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट हमने पढ़ लिया। सुंदरबन नेशनल पार्क भी आता है, टाइगर रिजर्व अब ये बन गया है तो ये वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। जलदापड़ा ये जो नेशनल पार्क आता है ये वेस्ट बंगाल में जो है वो आता है। तो इनके बेसिक से जो है वो नाम है, ये बेसिक से नाम जो है वो आपको याद रखने हैं। इनके बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। यहाँ से हमारे पास जो है वो अलग अलग जो है वो बायोस्फीयर रिजर्व भी जो है वो आते हैं। एक बायोस्फीयर रिजर्व मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि ये बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो कहाँ प्रसिद्ध है। उसका नाम है नोक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व, यूनेस्को के द्वारा भी लिस्टेड है। नोक्रेक इसका नाम है, नोक्रेक। ये आपने बताना है कि ये कहाँ पर जो है वो स्थित है। यूनेस्को वाला एक तो हमारे पास हिमाचल में भी जो है स्थित है, ग्रेटर हिमालयन नेशनल पार्क। ये जो नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में शामिल है, ठीक है। 2014 में उसको शामिल किया गया था। अभी नोक्रेक बताइए कहाँ पर जो है वो स्थित है। आगे बोलते हैं विच गैस इज यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजिंग मेडिकल डिवाइसेस। तो बोलते हैं जो चिकित्सा उपकरण होते हैं उनको रोगाणु रहित करने के लिए किस गैस का उपयोग जो है वो किया जाता है। मतलब अब सबसे सेंसिटिव क्या चीज़ें हैं, जो ऑपरेशन जब आप किसी का करेंगे, तो अगर आप डॉक्टर हैं तो ऑपरेशन किसी का करेंगे तो वहाँ पर जो है वो आपके जो इंस्ट्रूमेंट हैं वो जो है बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। उनमें कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं होनी चाहिए जो इन्फेक्शन अंदर जाकर कर दे। तो उनको स्टेरिलाइज करने के लिए जो है वो गैस का इस्तेमाल किया जाता है। उसके लिए जो है वो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, उसके लिए जो है वो इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल होती है। ऑप्शन बी इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो यूज़ होती है स्टेरिलाइजिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस। ये आपने नोट करना। कल को कभी आप कोई अच्छा एग्जाम भी निकालेंगे तब भी गैस को लेकर जो है वो अलग अलग क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लेंगे कि इलेक्ट्रिकल बल्ब यहाँ पर लगा हुआ है, इसके अंदर कौन सी गैस जो है वो होती है। इलेक्ट्रिकल बल्ब के अंदर जो है वो आम रूप से जो है नाइट्रोजन और आर्गन गैसेज जो है वो होती हैं, ठीक है। आपने गुब्बारे देखे होंगे जो बहुत ऊंचे तक चले जाते हैं, उन गुब्बारों में जो है कौन सी गैस होती है, उनमें हीलियम गैस जो है वो होती है। हीलियम गैस उनमें होती है। फिर एक लाफिंग गैस भी होती है। लाफिंग गैस जो है वो कौन सी होती है, लाफिंग गैस को जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से जो है वो जाना जाता है। और स्टेरिलाइजिंग फॉर मेडिकल डिवाइसेस के लिए जो है वो इथाइलिन ऑक्साइड जो है वो गैस इस्तेमाल होती है, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं जीडीपी इज कैलकुलेटेड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए किस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए एक्सपेंडिचर अप्रोच जो है वो इस्तेमाल होती है। ऑप्शन डी सही आंसर है। एक्सपेंडिचर अप्रोच है वो इस्तेमाल होगी। वैसे इसमें प्रोडक्शन मेथड भी आता है जो कि आउटपुट का मेथड होता है, एक्सपेंडिचर मेथड आता है, इनकम मेथड आता है, इस तरह के मेथड जो है वो होते हैं। मेन एक्सपेंडिचर मेथड आपने, एक्सपेंडिचर अप्रोच आपने जो है वो ध्यान रखनी है। तो इस अप्रोच के बारे में पता चल गया। अब ये देखिए, हमने आपको कहा है कि हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन भी ऐड करेंगे। तो इंग्लिश के क्वेश्चन हमने लास्ट एडिशन से जो है वो स्टार्ट किए हैं और 5 क्वेश्चन हमने उस टाइम ऐड किए थे। आज से हम 10 क्वेश्चन जो है वो ऐड कर रहे हैं। जैसे जैसे आपका रिस्पॉन्स अच्छा मिलता जाएगा ना, हम एकदम से इस अभ्यास जो हमने सीरीज चलाई हुई है, इस सीरीज को जो है हम टॉप प्लस सीरीज जो है वो बना देंगे। यहाँ से जो है वो एग्जाम आपका क्लियर हो ही जाएगा। फिर आपका रिस्पांस अच्छा होना चाहिए। बोलते हैं यहाँ पर सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द स्पेलिंग एरर इन द गिवन सेंटेंस। तो यहाँ पर जो है वो आपको बताना है कि कौन सी स्पेलिंग जो है वो गलत दी गई है। बोलते हैं ही वॉज डिटरमाइंड टू अकम्प्लिश हिज गोल। तो यहाँ पर कौन सी स्पेलिंग गलत दी गई है, क्या डिटरमाइंड की स्पेलिंग गलत होगी या अकम्प्लिश, क्योंकि यही 2 डिफिकल्ट वर्ड है। अगर हम अकम्प्लिश की स्पेलिंग की बात करते हैं तो इसकी स्पेलिंग होती है ACCOMPLISH। और अगर हम बात करते हैं डिटरमाइंड की, तो डिटरमाइंड की स्पेलिंग होती है DETERMINED। तो यहाँ पर डिटरमाइंड की स्पेलिंग सही है, अकम्प्लिश की स्पेलिंग जो है वो गलत है। और ये स्पेलिंग गलत है तो यहाँ पर अगर आप नीचे देखेंगे तो ऑप्शन ए ACCOMPLISH, ये स्पेलिंग जो है वो सही हो जाएगी। ये स्पेलिंग आपने सही कर दी। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द ऑप्शन दैट रेक्टिफाइज द अंडरलाइन स्पेलिंग एरर। तो अंडरलाइन स्पेलिंग एरर आपको करना है। यहाँ पर अंडरलाइन असाइनमेंट को वैसे किया गया है। असाइनमेंट की स्पेलिंग आपको बतानी है। असाइनमेंट की स्पेलिंग होती है ASSIGNMENT। कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान सा है। असाइनमेंट ASSIGNMENT। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा। परंतु अब थोड़ा सा साइनोनियम आगे चलता है। साइनोनियम में जो है वो पूछा गया है पिटाइट। इसका जो है वो साइनोनियम मीनिंग है। साइनोनियम का मतलब है सिमिलर मीनिंग आपको बताना है। पिटाइट होता क्या है, पहले हम ये बात करते हैं। पिटाइट का मतलब होता है
इसका मतलब खूबसूरत आप बोल सकते हैं, खूबसूरत जो है वो इसका मतलब होता है। तो फिट क्या इसका मतलब होगा, बेस्ट क्या होगा, स्मॉल होगा या फिर फ्लेक्सिबल होगा। अब देखिए यहाँ पर ना एक नोट करने वाली चीज़ ये है कि पिटाइट ना खूबसूरत मतलब होता है, परंतु ये आमतौर पर लड़कियों के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है, उन लड़कियों के लिए इस्तेमाल होता है जो छोटी होती हैं और थोड़ी अट्रैक्टिव होती हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, थोड़ी छोटी पतली अट्रैक्टिव के लिए होता है। तो इसका जो है वो फिट तो नहीं होगा, बेस्ट भी नहीं होगा, फ्लेक्सिबल भी नहीं होगा, स्मॉल जो है वो इसका सही जो है वो साइनोनियम हो जाएगा। तो इस तरह के साइनोनियम पूछे जाते हैं जो बहुत कन्फ्यूजन जो है वो क्रिएट कर देते हैं। स्मॉल इसका सही आंसर है पिटाइट का। आगे बोलते हैं डेंटी। यहाँ पर आपको एंटोनियम बताना है, मतलब अपोजिट मीनिंग जो है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है डेंटी, DAINTY। डेंटी होता क्या है, डेंटी का मतलब है, डेंटी का मतलब भी सुंदर ही होता है। वैसे इसको इसमें अलग अलग चीज़ें बन जाती हैं, स्वादिष्ट भी बन जाता है इसका मतलब। ठीक है, स्वादिष्ट बन जाता है, सुंदर बन जाता है, शिष्ट बन जाता है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले टिमिड जो है वो दिया गया है। टिमिड क्या होता है, टिमिड होता है आसानी से जो डर जाता है, उसको टिमिड जो है वो बोलते हैं। आगे डिमांडिंग दिया गया है, डिमांडिंग का तो आपको पता ही है डिमांडिंग क्या होता है। उसके आगे क्रिटिकल दिया गया है, क्रिटिकल भी आप जानते हैं आलोचक जैसा। आगे जो है इनएलिगेंट दिया गया है, इनएलिगेंट होता है मतलब जो अशोभन होता है, थोड़ा सा अशोभनीय टाइप में होता है, भद्दा टाइप में होता है, वो होता है। तो डेंटी आपने जाना कि डेंटी का मतलब हो गया थोड़ा सा स्वादिष्ट, सुंदर, ऐसी चीज़ हो गई। तो इसका जो है वो इनएलिगेंट ही हो जाएगा, ये भद्दा होता है तो इनएलिगेंट ही इसका सही मतलब जो है वो होगा। अपोजिट मीनिंग अगर हम बात करते हैं, एंटोनियम की बात करते हैं। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको जो शब्द दिया गया है उसका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। डायलेमा यहाँ पर जो है वो दिया गया है, मोस्ट जो वर्ड यहाँ पर दिया गया है। अगर हम डायलेमा की बात करते हैं तो देखिए डायलेमा की बात करें अगर हम कि इसका मतलब जो है वो क्या होता है, पहले इसका मतलब होता है डायलेमा कि उन्हें यार मुझे डायलेमा में डाल दिया, तो उन्हें मुझे दुविधा में जो है वो डाल दिया है। दुविधा जो कसमकस होती है, ये इसका मतलब होता है। अब इसका मोस्ट जो एग्जैक्ट मीनिंग आएगा, जैसे एक वॉर्न होता है सिचुएशन, प्लाइट, पोर्शन। वॉर्न होता है घिसा हुआ हो गया, थका हुआ हो गया, वो जो है वो वॉर्न जो है वो होता है। वैसे ही सिचुएशन का तो आपको पता ही है, सिचुएशन स्थिति हो गई। प्लाइट क्या होता है, प्लाइट का मतलब जो होता है, प्लाइट का मतलब होता है दुर्दशा उसकी, स्थिति उसकी। और पोर्शन का मतलब, पोर्शन तो आपको पता है कि भाग हो गया। तो डायलेमा का मतलब जो होगा एग्जैक्टली वो प्लाइट जो है वो हो जाएगा। जैसे डायलेमा दुविधा हो गया, वैसे ही जो है वो प्लाइट होता है दुर्दशा, या फिर वचन हो गया, दुर्दशा स्थिति हो गया, वैसे जो है वो मिलते जुलते शब्द जो है ये बन जाते हैं। उससे आगे जो है वो क्या बोलते हैं, उसके आगे दिया गया है अपोजिट मीनिंग, सॉरी इसमें बताना है आपको सिलेक्ट द ऑप्शन दैट बेस्ट डिफाइंस द गिवन वर्ड। इसमें भी सिमिलर मतलब ही बताना है। सिमिलर वर्ड में बेनिस यहाँ पर जो है वो दिया गया है। अभी बेनिस क्या होता है, बेनिस का मतलब है निर्वासित करना, उसको दूर कर देना, देश से निकाल देना, ये इसका मतलब होता है। तो वैसे ही देखेंगे टू डिटरमाइन ये भी नहीं होगा, टू हार्म ये भी नहीं होगा, टू रेलीगेट और टू इवेल्युएट बन गया है। तो यहाँ पर रेलीगेट हो सकता है, इवेल्युएट तो नहीं होगा, टू रेलीगेट हो जाएगा। अब ये रेलीगेट क्या होता है ये भी पता होना चाहिए कि रेलीगेट जो है वो क्या होता है। रेलीगेट का मतलब भी यही होता है बाहर निकाल देना, निर्वासित कर देना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। बोलते हैं ही सडनली ट्राइड टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान्स। तो टू थ्रो कोल्ड वाटर ऑन माई प्लान यानी कि मेरे प्लान के ऊपर उसने पानी फेंकने की कोशिश की, तो इसका मतलब हो जाएगा टू डिस्करेज माई प्लान, मेरे प्लान को डिस्करेज करने की कोशिश की। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगले में बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। बोलते हैं वी विल कंप्लीट द प्रोजेक्ट डैश विदाउट एक्सटर्नल हेल्प, कि हम जो है वो इस प्रोजेक्ट को जो है बिना किसी हेल्प के जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। विदाउट बोलते हैं कंप्लीट द प्रोजेक्ट अवर सेल्व्स हो जाएगा, अवर सेल्व्स यहाँ पर हो जाएगा, विदाउट एक्सटर्नल हेल्प इसमें हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं द वर्कर्स डैश अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। तो वर्कर्स रेमनस्ट्रेटेड हो जाएगा, विरोध करना, रेमनस्ट्रेटेड मतलब विरोध करना हो जाएगा, अगेंस्ट द न्यू लेबर लॉज। आगे बोलते हैं द फ्लाइट विल लैंड डैश 6 दिस इवनिंग। तो फ्लाइट विल लैंड एट हो जाएगा, एट 6 दिस इवनिंग। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर इसका हो जाएगा, एट यहाँ पर सही आ जाएगा। ठीक है जी। अब
10 क्वेश्चन हमने डिटेल से देख लिए। आप चाहें तो उनका क्यूज जो है टेलीग्राम पर भी पोस्ट कर सकते हैं, बता देना अपना सजेशन। आगे बोलते हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज नोन एज लोक हितवादी, तो बोलते हैं लोक हितवादी के नाम से किसको जाना जाता है। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, आप कमेंट कर बताएंगे। बाकी इसकी अनसॉल्व्ड पीडीएफ टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी टाइमली। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके सर्च करना। आज की वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।